चलो यू ऑलमोस्ट हैव सॉल्व्ड इट बाय नाउ। तो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो प्लीज हाईलाइट द वंस जो, चलो हम वन बाय वन सभी देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7? तो ये जो है ये हो गया है काफी लोगों से। इसमें आप लोगों ने बेसिकली सिंपली क्या करना है, 11 और 90 के बीच में जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं ना आपके 7 के, 14, 21, 35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन सबको आपने उन सब की सीरीज बना देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने पूरी सीरीज बना के लिख देनी है, बट सो ऑन करके आपने लिख देना है कि आपको ए और डिफरेंस पता चल जाए। और डिफरेंस तो वैसे ही आपका 7 होगा, और रेशो, रेशो नहीं, माय बैड, ए पता चल जाए आपको और लास्ट टर्म पता चल जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपने क्या करना है, इन एन एपी ऑफ 55 51 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 65। अच्छा, अब इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि एनोटेशन शुरू कर दो। क्वेश्चंस जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आप पूरा पढ़ लोगे और फिर उसके बाद लिखोगे कि क्या बोल रहा है, तो वो समझ में नहीं आती। तो हम लोग प्लीज इस आदत को अडॉप्ट करो कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे उसको लिखते जाओ। इन एन एपी ऑफ 51 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 65। ठीक है, मतलब S5 जो है हमारा वो कितना है, 65। एंड द सम ऑफ द मिडल 3 टर्म्स इज 129। सम ऑफ द मिडल थ्री टर्म्स क्या होंगी इस वाले क्वेश्चन में, अब ये वाली है समझने वाली बात। आपने क्या करना है, 51 टर्म्स में मिडिल टर्म 3 आपको निकालनी है, कौन सी होंगी। अब ये वाला काम आपने सोच के करना है कि आपके मतलब 20s के बीच में कोई होगी, राइट? इतना तो पता होगा क्योंकि 50 की जो मिडिल टर्म होती है वो, बहरहाल माय बैड, राइट, यहाँ पर S3 होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स कह रहे हैं, माय बैड। तो ऐसे ठीक है, ये वाली चीज है। तो खैर हमारे पास बाकी सम ऑफ मिडिल 3 टर्म्स इज 129। ठीक है, अब मिडिल 3 टर्म्स कौन से होंगे हमारे पास, ये वाली आपको अपने दिमाग में सोचो। आपके 50 अगर हमारे पास टर्म्स होती तो उसमें हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी होती, 25, राइट? ऐसे ही आप जो है मिडिल 3 टर्म्स अगर हमारे पास 51 टर्म्स बन जाती तो कितनी होंगी, कौन सी होंगी। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने 20 से लेकर 29 के बीच में कोई वैल्यू आ रही होगी। अब आपको दिमाग में सोचना है कौन सी वैल्यू हो सकती है, और ये वैल्यूज पॉसिबली होंगी 25, 26 एंड 27 टर्म्स होंगी ये वाली। ठीक है, क्यों? आप खुद लिख कर देख लो, आप खुद सोच कर देख लो कि 51 टर्म्स में आपके पास मिडिल 3 वैल्यूज कौन सी बनती है। ठीक है, तो ऐसे आपने निकाल लेनी है कि मिडिल 3 टर्म्स कौन सी होनी है। फिर आपने जो है, अच्छा अब इसमें यही वाली बात होगी क्योंकि हम लोगों को दिया हुआ नहीं है कि कोई भी सीरीज नहीं दी हुई, तो हम लोग की अप्रोच क्या होगी, हम लोग इसको अज्यूम करेंगे, वैल्यूज को। अज्यूम कैसे करते हैं एपी में, जैसे मैंने आपको बताया था, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। ठीक है, ये हमारे पास 3 टर्म्स है, फर्स्ट 3 टर्म्स है। इनका सम जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 65। एंड देन हमारे पास जो दूसरी टर्म्स बनती हैं वो कौन सी हैं, 25, 26, 27। अब इनकी, आप इनको कैसे लिखोगे अज्यूम करके वैल्यूज को, तो ये आपके पास हो जाएंगी ए प्लस 25 जो है, 25th जो टर्म है वो हमारे पास क्या होगी, 24 डी, राइट? ऐसे आप देख रहे हो ना कि सेकंड टर्म जो है वो है आपके पास ए प्लस डी, थर्ड टर्म जो है वो A+2D है, तो 25th टर्म क्या होगी, A+24D। ऐसे ही 25th टर्म क्या होगी, A+25D। सेम वे आपके पास A+26D क्या हो जाएगी,
फिफ्थ टर्म, नहीं 25th, 20, माय बैड, 27th टर्म। ठीक है, तो इनका जो आपके पास सम होगा ना, ये आपके पास बराबर होगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इनका जो सम है ये आपके पास किसके बराबर है, 129 के। अब आपको सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ए निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज, डी निकालना है। तो ये आप कैसे निकालोगे, आपको मैंने दो इक्वेशंस बना दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे आपका ए भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, ठीक है। आपने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ए और डी निकालने के लिए। बता दो इफ इट्स क्लियर, वरना फिर रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने क्या किया था इस वाले क्वेश्चन में, हमने इन एन एपी ऑफ 51 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 65। ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म्स जो है हमारे पास उनका सम 65 दिया हुआ है। नाउ बिकॉज वी डोंट नो कि फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी हैं, तो हमने अज्यूम कर लेना है कि भाई वो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, जैसे मैंने ऊपर आपको बात बताई थी कि आपके पास किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, सीरीज या सीक्वेंस आपको नहीं दी हुई होगी, उस वक्त आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे। तो ऐसे हमने ये थ्री टर्म्स लिखी। अगर आपको नहीं पता कि अज्यूम कैसे करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो वो मुझे बता दो, ताकि वो लॉजिक हम वापस से रिपीट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास ये थ्री टर्म्स को हम जब सम करेंगे तो वो हमारे पास 65 के इक्वल आएगा, एंड द सम ऑफ द मिडल थ्री टर्म्स इज 129। 51 की जो मिडल थ्री टर्म्स होती है ना, वो 24, 25, 26 होती हैं। ये ये मेन जो है ना वो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये मेन आपका दिमाग टेस्ट करेगा कि आपको मिडिल थ्री टर्म्स आप सही बताते हो या नहीं बताते हो। तो बहरहाल इसमें आपके पास जो टर्म्स होंगी मिडिल थ्री टर्म्स, वो हैं 25, 26 एंड 27। बस आपको क्या करना है कि आपने इनका सम निकाल के 129 से इक्वेट कर देना है, जैसे क्वेश्चन में कहा हुआ है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज, दैट इज व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी। ए और डी आप कैसे निकालोगे, हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस डिराइव कर ली हैं, है ना। अब आपने क्या करना है, इनको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना है, 3a प्लस 3d इक्वल टू 65। सेम वे में आपने नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐसे लिख लेना है। फिर आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आपके पास ए और डी आ जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हो जाएगा वाला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, अ ब्रिक स्टेयरकेस हैज अ टोटल ऑफ 40 स्टेप्स। 40 स्टेप्स हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब देखो, आपको इतना ज्यादा आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से कि आप देखकर बता सको कि ये टी एन है, एन है, डी है, क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास अ ब्रिक स्टेयरकेस हैज अ टोटल ऑफ 40 स्टेप्स, मतलब ये हमें एन दिया हुआ है, नंबर दी हुए, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, ठीक है। द बॉटम स्टेप रिक्वायर्स 88 ब्रिक्स, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए दिया हुआ है। Each successive step requires two less bricks than the prior step, मतलब हमारे पास 88 जब ब्रिक्स फर्स्ट स्टेप पे हैं, उसके बाद हमारे पास कितनी ब्रिक्स होंगी, टू लेस देन होंगी, राइट। 86, 84, 82, ऐसे आपके पास बनता जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके पास सीरीज बन जाएगी इसकी। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टॉप स्टेप, क्या निकालना है आपको, टॉप स्टेप मतलब टी एन, लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म निकालनी है आपको, जो कि आपके पास टी एन होता है। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चीजें आपको दी हुई हैं, आपको बस उनको अरेंज, दिमाग में अरेंज करके बताना है कि ये ए है, एन है, टी एन है, डी है, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप इट्स क्लियर, नहीं है तो फिर बता दो, मैं रिपीट कर दूं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहते हैं, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x plus 10, x minus 2 and x minus 10 respectively. Calculate the value of x and the common ratio. अच्छा, अब इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी,
आई होप काफी ने ये क्वेश्चन सही भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी अप्रोच क्या होगी? आपने जो है फर्स्ट 3 टर्म्स जो है आपने लिख लिए हैं। अब उसमें आपको एक्स और कॉमन रेशियो निकालना है। एक्स कैसे निकालोगे आप? जीपी दिया हुआ है, तो हमें पता है T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाई T2। तो वो क्या बन जाएगा? x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो x भी आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप x की वैल्यू डालोगे तो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी सीरीज की। ठीक है, सीरीज की फॉर्म आ जाएगी तो फिर बस आप बेसिकली T2 डिवाइडेड बाई T1 करके रेशियो निकाल लोगे। ठीक है, मैंने बहुत रफ आपको समझा दिया है, वर्बली समझा दिया है, सॉल्व नहीं करी वाला क्वेश्चन। तो अगर किसी को मसला हो तो फिर मैंने वर्बली समझा दिया है। एनीवे आई होप आप लोगों ने अपने क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो लिखे होंगे, उतारे होंगे। तो ये सारे आंसर्स हैं, प्लीज मैच देम, सही है या नहीं है। चलो आई होप आपने आंसर जो है मैच कर लिए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 11th term of an AP is 243. Anyway, nahi, these questions are not from past papers. These questions are नहीं, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस अच्छा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर साल मतलब हर सेशन में हर राउंड में पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस चेंज होते हैं। तो नहीं, ये आपके पास टॉपिकल्स जो होते हैं उनमें से क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये पास्ट पेपर से नहीं लिए हुए, नहीं, टॉपिकल्स हैं। बहरहाल, तो 11th term of an AP is 243 and the 29th term is 27. ठीक है, calculate the 31st term of the progression. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं पेपर में। तो आपने क्या करना है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी हुई है, 11th term of an AP is 243, मतलब T11 की हमारे पास बात कर रहा है ना? तो T11 जो है हमारे पास वो है 243। Likewise, and the 29th term is 27। तो हमारे पास T29 जो है वो क्या है? 27 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने निकालना है 31st टर्म, T31 निकालना है हमने। तो ये कैसे होगा? आप लोगों ने जो है वो फॉर्मूला जो आपको पता है, A+10D इक्वल्स टू 243 हो जाएगा। होल्ड ऑन, ऐसे ही जो दूसरी स्टेटमेंट है उससे आपके पास A+28D आ जाएगा 27 के इक्वल। अब आपने क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आपने ए और डी निकाल लेना है, और फिर ए और डी निकल जाएगा तो आपने क्या करना है, इस वाले A+n-1 इंटू डी में डालना है। 31st टर्म निकालने के लिए A+30D में डालना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा। 30D क्यों लिखा है हमने यहाँ पे कि A+n-1D जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो n जो है हमारे पास 31 है, 31 - 1 इक्वल टू 30D। ठीक है, तो ऐसे हो गए वाला क्वेश्चन सॉल्व साइमल्टेनियसली। बहरहाल,
आई होप आप सबके बाकी आंसर जो है वो सही होंगे, एंड इफ नॉट तो बता दीजिए ताकि रिपीट कर दूं। अच्छा, अब हमारे पास सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टडी इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा टेस्ट होती है पेपर में। अच्छा, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ऊपर ऊपर वाली बातें सबको पता होंगी डेफिनेटली। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स और वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी लाइन के। अच्छा, अब हमारे पास मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास कोई लाइन दी हुई हो, उसके एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हो और उसका हमें मिड पॉइंट निकालना हो, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली आप दोनों कोऑर्डिनेट्स का, x का भी और y का भी एवरेज ले रहे होते हो। सही है, एवरेज निकाल रहे होते हो आप। तो ये वाली चीज़ है। और फिर उसके बाद आपके पास स्लोप और ग्रेडियंट, दो नाम होते हैं स्लोप के, एक स्लोप कहते हैं और कुछ लोग ग्रेडियंट कहते हैं। तो उसका बेसिकली फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन, जिसका मतलब है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास डिनोट होता है m से, और उसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं जिनमें हम लोग x और y के रिस्पेक्ट से एक इक्वेशंस निकालते हैं जिसमें स्लोप इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्लोप की हेल्प से निकालते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे बेसिक जो फॉर्म होती है ना, वो ये वाली होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमारे पास c क्या है, y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर आपके पास कोई ग्राफ बना हुआ हो और लाइन जो है आपकी उस ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रही हो, उस पॉइंट को टच कर रही हो। ठीक है, वो होता है आपके पास y इंटरसेप्ट। तो हमारे पास c जो है वो y इंटरसेप्ट है, m जो है स्लोप है, और हाँ ये है। ठीक है, माय बैड। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी जो फॉर्म आती है इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, वो होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है, अच्छा ये वाली फॉर्म जो होती है ना, इसमें आपके पास y और x के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। सही है, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं इस वाली इक्वेशन में। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है ये वाली इंटरसेप्ट वाली ही फॉर्म, दूसरी भी, कि x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 1। तो इसमें जो है हमारे पास ये भी लीनियर इक्वेशन ही बनती है। इसमें हमारे पास x जो होता है, नहीं a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ जिसमें आपको दो इंटरसेप्ट बताए हुए हों, तो आपने उसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है उस लाइन की जिसमें आपको x और y के दोनों के इंटरसेप्ट दिए हुए हों, तो आपने ये वाली फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिए, ये वाले फॉर्मूलाज आप प्लीज देख लें। आगे क्वेश्चंस में अगर मतलब कोई रिकैप कर लें, आई एम श्योर आप सबको याद होगा। ठीक है, तो बाकी हमारे पास स्लोप्स की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक ये होती है कि हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जब लाइन जा रही होती है तो मतलब स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई रिपीट अगेन, लेफ्ट से राइट की तरफ जब लाइन जा रही होती है नीचे से ऊपर, तो हमारे पास स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे ही जब लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन जा रही होती है नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऊपर जाती है तो स्लोप होता है पॉजिटिव, नीचे जाती है तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका स्लोप जो है वो बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए बात, कि हमारे पास कोई भी पैरेलल लाइंस दी हुई हो हमें, तो उनका स्लोप जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा हमेशा। चाहे वो फिर ऐसे बन रही हो, ऐसे बन रही हो, किसी भी क्वाड्रेंट में बन रही हो, रिगार्डलेस हमारे पास स्लोप जो होता है वो बराबर होता है पैरेलल लाइंस का। तीसरी चौथी बात, हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप जो होता है वो क्या होता है, दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक जो आपके पास, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि m1 जो है वो है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2।
इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है, कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं उनका स्लोप जो होता है वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, या फिर उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो -1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये वाली चीज है। अब हमारे पास पांचवी बात क्या आती है कि हमारे पास, अगर हमारे पास कोई प्लेन दिया हुआ हो और हमने एक लाइन बनाई हुई हो इधर वाई एक्सिस पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे मतलब हो, उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के हो, लेकिन वो इंटरसेप्ट उसका क्या हो, वाई इंटरसेप्ट हो उसका, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करी हो, वाई एक्सिस को करी हो, तो उसमें हमारे पास जो है वो, जब उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है तो हमारे पास एम जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। किसी भी लाइन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी तो उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में ये बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो बस आपको सिंपली लिख देना है कि भाई उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। और ऐसे ही जब वर्टिकल लाइन हमारे पास दी हुई हो तो हमारे पास उसका स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब भले वो वर्टिकल लाइन इस वाई एक्सिस पे बन रही हो, ठीक है, भले इस वाई एक्सिस पे बन रही हो, भले वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाई एक्सिस पे बन रही हो, इस एक्स एक्सिस पे बन रही हो, कंडीशन रिमेन्स द सेम। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन हो तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट। ऐसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हमारे पास विच डजंट टच द एक्स एक्सिस। हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच डजंट, ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच डजंट टच द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 0। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस पे नहीं टच हो रही, उसका इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 0। लाइकवाइज कोई भी प्लेन में हमें दी हुई हो कोई वर्टिकल लाइन जो पास थ्रू नहीं कर रही हो वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से पास थ्रू नहीं कर रही हो, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेटली कंफ्यूजिंग सी बात है कि भाई वर्टिकल लाइन है, वाई इक्वल्स टू 0 कैसे हो जाएगा, लेकिन इट वर्क्स लाइक दैट एज लॉन्ग एज ये वाई एक्सिस के ऊपर ही ना हो, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं और मतलब इनसे एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं, तो प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, या बस दिमाग में रख लो ये वाली बातें। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस, नहीं क्वेश्चंस नहीं, पहले दो और इम्पोर्टेंट बातें थी। कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, दे हैव इक्वल ग्रेडियंट्स। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स की जब बात की जाए तो उनका स्लोप कैसा होता है। कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास कोई लाइन दी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ही ले लेते हैं, इधर हमारे पास 3 पॉइंट्स बन रहे हो, हमारे पास 3 पॉइंट्स बन रहे हो, एक इधर एंड एक इधर, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स बन रहे हो, ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे और इनका स्लोप क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक ही लाइन की बात करें, इन दोनों पैरेलल लाइन से कंफ्यूज नहीं करना आप इसको। मैं बस बता रही हूँ आपको कि एक लाइन में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हो, कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हो, 3 दिए हुए हो, 2 दिए हुए हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो उन सबका स्लोप जो होता है वो बराबर होता है। और आखिरी बात हमारे पास जो आती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर हमारा रेडियस है, एच कोमा के हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। एच कोमा के जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं वो हमारे पास सेंटर पॉइंट के आते हैं, सर्कल के बीच वाले पॉइंट के, मिड पॉइंट के, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज है कि आपके पास क्या पता मिड पॉइंट जो है सर्कल का या सेंटर पॉइंट जो है सर्कल का या सर्कल जो है वो ओरिजिन पे बना हुआ, राइट। तो मिड मतलब ओरिजिन पे बना हुआ, इसका मतलब क्या है कि सेंटर जो है वो सर्कल का वो ओरिजिन पे है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। तो अगर सर्कल आपका ओरिजिन पे बना हुआ हो तो उस वक्त, उस केस में आपके पास क्या इक्वेशन आ जाती है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ऐसे होता है आपके पास एच कॉमा के जो है वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करो और प्लीज लेट मी नो देयर आंसर्स।